नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 23वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो क्लास क्रमांक 22वां था ना, उसमें आप लोगों का विराम चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है, कितने विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने प्रकार के उन्होंने ना विराम चिन्ह बताया है ना, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 22 में बता दिया था। और आप लोगों को किस प्रकार से पहचानना है ना, इसके बारे में भी सरल तरीके से आप लोगों को बता दिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे ना, तो क्लास क्रमांक 22 को देखिए। विराम चिन्ह का प्रयोग का जितना भी थ्योरी ना, सारा चीज़ को आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। उसके अलावा आज की क्लास में ना हम लोग ना विराम चिन्ह पर ना जितने भी प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिले और अच्छे से आप लोग क्लास को अटेंड कर पाओ। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ना दुगनी जोश के साथ बहुत अच्छा कंटेंट ला करके और आप लोगों का तैयारी कराऊँ। तो इसलिए आप लोग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ ना चलिए सबसे पहले हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हैं। और आप लोगों को जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों का क्विक रिवीजन के लिए भी आप लोगों का नोट्स बनाना ज़रूरी है ना। तो जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी चीनी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। और आप लोग ये भी बताइएगा कि लास्ट में आप लोग कितना स्कोर करते हो ना, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा की है? तो हिंदी भाषा में ना केवल ये जो पूर्ण विराम आता है ना, तो ये केवल जो है ना वो हिंदी भाषा की है। उसके अलावा जितने भी प्रकार की जो चिन्ह है ना, चाहे वो अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ये तमाम जो चीज़ है ना, वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए भी बोला था क्लास क्रमांक 22 में, तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर नोट करके रख लिए होंगे। और एक बार आप लोग अच्छे से उस क्लास को पढ़ लोगे ना, तो दोबारा आप लोग ना इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ना, उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार में आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो पूर्ण विराम का जो चिन्ह है ना, वो केवल हिंदी के, और बाकी जितने भी चिन्ह है सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है कि अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इस प्रकार की ये जो चिन्ह है ना, आप लोगों की इन तमाम को देखना है, चारों को, और बताना है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था क्लास क्रमांक 22 में, आप लोगों को एक साइड चिन्ह को लिखना है और एक साइड में आप लोगों का उन चिन्हों का नाम लिखना है। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना इसी प्रकार से आपको ना चिन्ह दे दिया जाएगा और नाम पूछा जाएगा। बोला था मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 22 में भी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो ये जो अर्धविराम है ना, उसका जो चिन्ह होगा ना, वो सबसे पहले एक डॉट टाइप से इस प्रकार से होगा, और उसके अलावा नीचे में थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्धविराम चिन्ह कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। उसके अलावा आप लोगों का ये जो नीचे में दिया हुआ है ना, वो आप लोगों का क्या होगा? अपूर्ण विराम कहलाता है या न्यून विराम कहलाता है क्या? तो ये जो बराबर का डॉट दिखा ना विसर्ग टाइप से ना, तो ये आप लोगों का अपूर्ण विराम या न्यून विराम के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखोगे ना, तो इसको अल्प विराम कहते हैं क्या? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है उसको अल्प विराम कहते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो लाघव विराम या संक्षेप सूचक कहलाता है। आप लोगों को बताया था ना कि कैसे कोई कॉलेज को जैसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, तो हम लोग ऐसे पंडित में प लिख देते हैं, फिर डॉट लिख देते हैं।
फिर क्या लिखते हैं, फिर र लिख करके फिर क्या करते हैं, फिर डॉट लिख देते हैं, फिर वी लिख देते हैं, फिर से डॉट और फिर से वी और फिर से डॉट। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहलाएगा ना। यहाँ पर श भी डाल देंगे, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, संक्षेप सूचक। मतलब कि एक जब वर्ण लिख दोगे ना तो उसमें ना वो सारे संक्षेप में डिटेल में बता देता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग लाघव कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे को बताने का मतलब यह है कि केवल एक ही प्रश्न को हम लोगों को नहीं करना है, उसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना, सारी चीज़ों को करते हुए भी चलेंगे ना, तो चाहे कोई भी प्रश्न पूछे ईजिली तरीके से हम लोगों से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के ना मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, और नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोगों को बताना है कि अनुनासिक चिन्ह कौन सा है, आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो चंद्रमा टाइप से जो दिख रहा है ना आप लोगों को ना, जो चिन्ह ना, वो आप लोगों का अनुनासिक चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, क्लास वगैरह ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना एक चीज़ कि आप लोगों को कैसे याद रखना है, क च ट त प करके, और ये जो क ख ग घ अंगा लास्ट वाला, च छ ज झ इया लास्ट वाला, ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न और प फ ब भ म। तो लास्ट के जितने भी ये वर्ण होंगे ना वो पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे, अनुनासिक बोलेंगे। जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से होगा ना, तो वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। और जिसमें चंद्रमा बिंदु का जो लगता है ये मात्रा ना, तो ये अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी ये जो है ना वो विस्मयादि बोधक कहलाता है। क्या? तो ये ऑप्शन नंबर सी का ये जो चिन्ह है ना वो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। और ये अपनों से बड़ों से अभिवादन जब करते हैं ना, जब वाक्य लिखते हैं अभिवादन के लिए, तो इस प्रकार के जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप लोगों को तो पता होगा। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है ऑप्शन ए अपनों से बड़े को सादर संबोधित करने में, ऑप्शन बी जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, ऑप्शन सी वाक्य की पूर्णता पर, या ऑप्शन डी वाक्य में आने वाले अव्यय के पूर्व। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जस्ट मैंने अभी प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोगों को बताया था ना कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह का जो उपयोग है अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए, आदर करने के लिए, जिस प्रकार की जब हम वाक्य लिखते हैं ना संबोधन में ना, तो उस पर ना हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब भी हम लोग ने प्रश्न क्रमांक 1 में पढ़ा है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो चिन्ह है ना वो अर्धविराम चिन्ह कहलाएगा। आप लोगों को बताया था ना, एक डॉट इस प्रकार से रहेगा और हल्का सा इस प्रकार से एक डॉट नीचे में रहेगा, बड़ा वाला थोड़ा निकला हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? अर्धविराम चिन्ह कहेंगे। आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाएगा, ये वाला अभी जस्ट बताया ना प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोगों को। उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो अल्प विराम है। जहाँ पर हम लोग शब्द को लिखते हैं या पढ़ते हैं ना, जहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुका जाता है, वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, क्वेश्चन मार्क वाला, मतलब ये जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसी से प्रश्न करने पर हम लोग लगाते हैं, तो इसको ज़्यादा बताने की मेरे को आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को चारों को बताने का मतलब ये रहता है कि जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन चिन्ह है ना, मतलब ये जो विराम चिन्ह है ना, तो सारे विराम चिन्हों को आप लोगों को रटा रुटाया होना चाहिए। रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को चिन्ह को देखना और चिन्ह को देखने के बाद आप लोगों से यही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए उपयुक्त हो रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये जो चिन्ह है ना नीचे में हल्का सा डॉट दिखा हुआ ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए उपयुक्त होता है? और हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम इस प्रकार से जो होता है उसको यूज़ करते हैं ना, लेकिन ना कहीं कहीं पर हम लोगों ने थ्योरी में भी आप लोगों को बताया था मैं, कहीं कहीं पर ना समय और स्थान के बचत के लिए ना ये जो अंग्रेजी के जो फुल स्टॉप है ना उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि समय और स्थान की इससे बचत होता है। और आप लोगों को ये भी बताया था ना कि जितने भी ना हिंदी के जो चिन्ह है ना विराम चिन्ह, वो तमाम जो चिन्ह वो अंग्रेजी से लिया गया है। तो कहीं कहीं पर हम लोग ना हिंदी के जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग करने के बजाय हम लोग फुल स्टॉप का भी प्रयोग करते हैं, बताया था आप लोगों को थ्योरी क्लास में भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। सारा संघ और विहिपा में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, मतलब आप लोगों को ये शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, तो इसमें ये बीच बीच में जो डॉट है ना उसको क्या कहते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी समास चिन्ह, ऑप्शन सी अर्ध विराम या ऑप्शन डी लाघव? तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। और मैंने आप लोगों को शुरुआती प्रश्न में ना 1-2 में आया था, आप लोगों को बताया भी था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों को कॉलेज का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लाघव। कैसे? तो ये जो आप लोगों का बीच बीच में शॉर्ट में लिख करके ये जो चिन्ह दिए है ना, जैसे सरा संघ और वी ही पा करके ये डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, तो ये लाघव चिन्ह होता है। आप लोगों को जब कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था तब बताया था ना, अगर मान के चलो मैं लिखूँ पंडित, तो पंडित को क्या करूँगा मैं ऐसे करके डॉट कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा रविशंकर, तो रा करके कर दूंगा, और रविशंकर हो गया, उसके बाद शुक्ल लिखूँगा तो शू करके ये करके मैं फिर से ये डॉट कर दूंगा, और विश्वविद्यालय को क्या लिखूंगा वी करके डॉट, फिर से वी करके डॉट करके छोड़ दूंगा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये जो बीच बीच में डॉट है वो लाघव चिन्ह कहलाता है, जिसे हम लोग ना संक्षिप्त सूचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, जो शॉर्ट में सारा चीज़ को बताता है ना। और एक शब्द में क्या होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पूरा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में ये बोलता है जो लाघव है वो होता है। तो आप लोगों को ये समझना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम के बारे में पता है ना, पूर्ण विराम ऐसे होता है किसी भी शब्द के मतलब किसी भी वाक्य खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। और अर्ध विराम को बताया था ना आप लोगों को, एक डॉट ऐसा रहेगा, ये डॉट समझना ठीक है, मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, और एक नीचे में हल्का इस प्रकार से निकला हुआ रहेगा, उसको अर्ध विराम कहते हैं। और अल्प विराम केवल नीचे में छोटा सा डॉट टाइप से हल्का सा निकला हुआ होता है। तो ऐसे आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है इन तमाम चिन्हों के बारे में, सबसे ज़्यादा चिन्हों के विषय में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है। ऑप्शन ए कारण एवं कार्य संबंध, ऑप्शन बी विधि निषेध, ऑप्शन सी प्रश्नबोधक या ऑप्शन डी संबंधवाचक? तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विधि निषेध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है? तो ये जो पढ़ो लिखो मत जो बोला है ना वो विधि निषेध संरचना का उदाहरण है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हस्पद चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह या ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह है। तो ये जो शब्द है गौरव और गाथा ना और बीच में ये जो डैश लगा हुआ है ना उसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे याद रखोगे? दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करने वाला जो चिन्ह है ना उसे क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे। जैसे गौरव और गाथा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, उसी प्रकार से अगर मैं राम सीता लिख दूँ या सीताराम लिखूँ ना तो यहाँ पर दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है ना ये जो चिन्ह है वो, तो ये ना योजक चिन्ह है जो दो शब्दों को एक में जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो इसके बारे में। उसके अलावा आप लोगों को ये पता है ना ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह अभी जस्ट बताया था ना कि इनको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है जिस किसी शब्द को शॉर्ट में लिखते हैं। तो उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी हस्पद, हस्पद का मतलब ये होता है इसको त्रुटि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं ना तो कोई गलत हो जाता है ना तो इस प्रकार से जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना उसे हस्पद चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ा था क्लास क्रमांक 22 में आप लोगों को, तो उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हस्पद जो चिन्ह होगा ना तो इसको त्रुटि विराम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अवतरण चिन्ह क्या होता है ये जान लो। अवतरण चिन्ह में ना जब कोई अपनी बात कहता है ना तो उस बात को जब हम लिखते हैं ना तो विशेष कोटेशन के साथ लिखते हैं ना तो वो जो चिन्ह होता है वो अवतरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, और ये जो चिन्ह है ना तो इस प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होगा कि दो डॉट बात के शुरू होने से पहले और दो डॉट जो रहेगा वो बात शुरू होने के बाद, तो उसे क्या कहेंगे? अवतरण चिन्ह के नाम से ये जाना जाता है जिसे उदाहरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है सबसे पहले आप ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है तो पुनरुक्ति जो सूचक चिन्ह है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 22 में भी आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। पुनरुक्ति जो सूचक है ना केवल एक साइड इसका डॉट रहता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ना केवल एक साइड बस रहेगा, इतना है ना, जैसे 99 है ना उसी प्रकार से डॉट में रहेगा। ठीक है, स्मॉल में रहेगा ये वाला एक ही साइड वाला ना, तो उसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में पता है ना क्वेश्चन मार्क वाला आप लोगों को। उसके अलावा इसको तो पता है ना ये तुल्यता सूचक जो रहता है वो आप लोगों को तो पता ही है ना, जो इक्वालिटी बराबर रहता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। हस्पद चिन्ह का निशान है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हस्पद चिन्ह का निशान है तो हस्पद जो चिन्ह होगा ना ये त्रुटि विराम जिसको कहते हैं ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं कोई वाक्य लिखता हूँ इसमें और मेरे से ना कोई जो वाक्य या जो कोई शब्द है वो छूट गया तो मैं इस प्रकार से एक निशान बनाऊंगा, चिन्ह लिखूंगा और उसके बाद फिर ना मैं उस शब्द को लिखूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा, यहाँ से ऐसे पढ़ेगा और उसके बाद इसको पढ़ेगा, ये जो चिन्ह है उसको जो निशान वाला है त्रुटि विराम या हस्पद है उसको, और उसके बाद इस तरफ से पढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये संकेत वाक्य कहलाता है जो ना हस्पद चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ऑप्शन ए, क्या सीता और गीता दोनों बहनें हैं। ऑप्शन बी, बालक स्कूल जाता है। ऑप्शन सी, अरे बाप रे यह क्या हो गया। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। तो ये जो वाक्य है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कैसे? तो सबसे पहला देखो, ये जो लिखा है ना, अरे बाप रे, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो लगा है वो क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों को पता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पूर्ण विराम लगा है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए, दो वाक्यों को अलग करने के लिए। ऑप्शन बी, एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी, वाक्य के अंत में। या ऑप्शन डी, योजक चिन्ह को पृथक करने के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा होगा? एक छोटा सा ये डॉट होगा, उसके नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से निकला हुआ होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्प विराम चिन्ह कहेंगे। और अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है ना वो एक समान जो शब्द रहता है, जो वाक्य रहता है ना, तो उसके बाद जब उसी प्रकार से सेम अगर कि अगला जो वाक्य रहेगा ना तो उसके लिए अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग ये जान लो कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगा। ठीक है। और सोचोगे ना कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लूँगा, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम तो हर कोई पढ़ता है। एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप लोग ना एक्स्ट्रा पढ़े रहोगे अभी से ही। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए। ऑप्शन बी, वाक्य के सुंदर गठन के लिए। ऑप्शन सी, लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो विराम चिन्ह की जो आवश्यकता होती है ना वो ऑप्शन नंबर ए, भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भी होता है, वाक्य के सुंदर गठन के लिए भी होता है, और लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए भी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, संबोधन के लिए। या ऑप्शन डी, वाक्य की समाप्ति के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह ऐसे जो बराबर का जो चिन्ह है ना उसे हम लोग हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं ना उसको एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए ये जो योजक चिन्ह या बराबर का चिन्ह है ना उसका हम लोग प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें क्या कहलाएगा, तो योजक चिन्ह के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। संबोधन चिन्ह आप लोगों को पता होगा ना, इस प्रकार से नीचे में डॉट लगता है, बताया था आप लोगों को। और वाक्य की समाप्ति के लिए तो आप लोगों को ये फुल स्टॉप लगता है जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है? ऑप्शन ए, योजक चिन्ह। ऑप्शन बी, निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन सी, लाघव चिन्ह। या ऑप्शन डी, त्रुटिपूरक चिन्ह। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है योजक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है?
तो ये जो योजक चिन्ह है ना, और योजक चिन्ह कैसा होता है, केवल डैश होता है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 17 में जो बताया था ना, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये जो डबल बता दिया था ना, बराबर वाला चिन्ह ना, तो ये नहीं होगा, ये केवल एक डैश में होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं ना, जैसे दो कोई सेम शब्द हो जाता है। जैसे मैं लिखूँ समय समय पर सब होता है, तो अगर मैं समय समय पर जो दो नाम लिखा ना, तो एक समय यहाँ लिखूँगा, एक समय यहाँ लिखूँगा, है ना। तो इसमें जो चिन्ह लगेगा वो क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह लगाएगा, और सिंगल डैश रहता है थोड़ा सा। ठीक है, उसी प्रकार से सेम नाम वगैरह जो होगा ना, उसमें लगता है, तो ये योजक चिन्ह कहलाएगा। और सेम टू सेम इसमें भी बोला गया है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है। तो सेम नाम वगैरह को जो दोहराने के लिए किया जाता है ना, वो योजक चिन्ह का किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का ना प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, और ये सारे के सारे ये जो शब्द है ना, वो क्या है, तो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो किसी के संबोधन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं ना। एक इस प्रकार से लकीर होगा और नीचे में इस प्रकार से एक डॉट लग जाएगा, तो इसे ही ना हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और अपनों से बड़ों को मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, अपनों से बड़ों के संबोधन के लिए हम लोग जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ये प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। किसी उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर दूसरे उदाहरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी इकहारा उदाहरण चिन्ह, या ऑप्शन डी दोहरा उदाहरक चिन्ह। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इकहारा उदाहरण चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी उद्धारक के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धारक होने पर दूसरे उद्धारक के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इकहारा उदाहरण चिन्ह का ना प्रयोग होगा। जी हाँ, और ये जो इकहारा उद्धारक चिन्ह वो कैसा होता है? तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई जब शब्द बोलता है, कोई वाक्य बोलता है, तो उसमें जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको इकहारा उद्धारक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो, उसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके बात करके किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो तो वो पूछ सकते हो, और किसी भी प्रकार के अगर आप लोगों को सजेशन चाहिए तो वो ले सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा, और उस फ़ोनपे के नंबर पे आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है। उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना, वो आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना, केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, छोटे छोटे सवाल के लिए बार बार लोग फ़ोन करेंगे ना, तो इसीलिए ये जो विशेष रिक्वायरमेंट है वो विशेष व्यक्तियों के लिए रखा गया है। ठीक है, और वैसे भी जितना भी आप लोगों का जो कंटेंट है, वो जो वीडियोस है, वो जो क्लास है, वो सारा चीज़ वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूँ। और वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग भी करोगे तो 10 से 12 हज़ार कोचिंग कर लेते हैं CG टेट का, है ना। सारा कंटेंट तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूँ, चाहे वो क्लास हो चाहे वो PDF हो। केवल इसी रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों को ये लगेगा। ठीक है, लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी आप लोगों को ना इम्पोर्टेंट जो क्लास की सूचना है वो मिल पाए। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।